हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1, जो सत्ता की साझेदारी, मतलब कि आपको पॉलिटिक, जो आपकी जो बुक है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक वाली आपकी जो बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पावर शेयरिंग, इंग्लिश में सत्ता की साझेदारी, वो हम चैप्टर अभी देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम बताने वाले हैं, ठीक है, और वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसकी सबसे पहली बात, ये सत्ता की साझेदारी भाई होती क्या है। तो अगर हम देखें तो जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि सत्ता की साझेदारी का एक और देख लेते हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है और यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि वह शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। तो ये जो चीजें हैं इसको कहते हैं हम भाई सत्ता की साझेदारी। मतलब कि जो सत्ता है, जो कि हमारा जो भी जैसे कि हम वोटिंग करते हैं उससे क्या बनाते हैं भाई, सरकार बनाते हैं। तो जब हम सरकार बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई वो सरकार आपके लिए काम कर रही है, तो कुछ वादे होते हैं जो उनको भाई पूरे करने होते हैं, तब जाके हम उनको क्या देते हैं भाई, वोट देते हैं, ठीक है। उनके चीजों को हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि मतलब जो सत्ता की जो साझेदारी है वो एक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, उसको हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सत्ता की साझेदारी जो है वो जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात कि युक्तिपकर तर्क, मतलब कि हानि या लाभ के परिणाम के आधारित। सबसे पहली बात, इससे हानि और लाभ क्या है देखते हैं। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। अब इससे मान लो कि यहाँ पर दो, मतलब मान लो कि एक हमारा इंडिया है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि मान लो अभी हमारी जो सेंट्रल में है, जैसे कि बीजेपी है भाई, बीजेपी है, पता ही है ना, बीजेपी है, भाजपा है, ठीक है। पर जब सेंट्रल में भाजपा है तो इस बीजेपी, जो सेंट्रल पूरा देश का जो ये लोकतंत्र जो चल रहा है, तो बीजेपी यूं ही थोड़ी ना बन गई है। अब जो इंडिया है उसमें बहुत सारे भाई स्टेट हैं। तो इन स्टेट से हर, मतलब स्टेट से जब बीजेपी जीती है तब जाके वो पूरे सेंटर पे क्या, मतलब पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर क्या कर रही है, अपनी सत्ता चला रही है। तो जो बीजेपी है वो अपने भाई जो राज्य हैं, ठीक है, उनको भी भाई कुछ ना कुछ पावर दी गई होगी। तो ये पावर इसलिए दी गई है ताकि जो समूहों के बीच ना जो टकराव है उसका अंदेशा क्या क्या हो जाए भाई, कम हो जाए, ठीक है। मतलब ताकि मतलब दो दो मतलब समूहों के बीच मतलब टकराव ना हो, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था के स्थिति के लिए अच्छा है। मतलब कि अगर हम कहें कि जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको स्थिर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वरना बात बात पे बीच बीच में भाई लड़ाई होती रहेगी कि भाई तुम्हारे पास इतनी पावर क्यों है, हमारे पास इतनी पावर क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या है, नैतिक तर्क देख लेते हैं कि नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित। तो सबसे पहली बात, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और लोगों की भागीदारी आवश्यक है, तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे, और लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए एंड प्रशासन की शासन किस प्रकार हो रही है। अगर, तो इसमें भाई अब जो लोग हैं, तो जो लोग हैं ना, उन लोगों से ही भाई सत्ता है, क्योंकि ये जो लोग हैं यही तो उस सरकार को, किसी एक समूह को चुन रहे हैं, और जो ये समूह है वो इनके लिए ही काम करेगा, तब जाके मतलब क्या है कि वो मतलब अपनी जो सरकार है वो चला पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो वो जो जो ये लोग हैं, ठीक है, तो ये
जो लोग हैं ये कुछ भी इस जो भी अभी सत्ता में है उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कानून बनवा सकते हैं, या फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो इस मतलब जो भी सत्ता में जो भी मतलब समूह है उससे वो सारी काम वो करवा सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये तीन चीजें थी कि मतलब सत्ता की साझेदारी भाई क्यों जरूरी है। तो हमने तीन चीजें देख ली। अब उससे के लिए उसके बाद देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात, समाज में सद्रोह और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। कि पूरे समाज के अंदर भाई शांति बनाए रखने के लिए और मतलब कि और आगे बढ़ने के लिए क्या सत्ता की साझेदारी जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने की मदद मिलती है। और इससे क्या होता है कि ना जो अलग अलग जो भी बहुत सारे वो हैं समूह हैं उन जो उनका टकराव होता है इससे कम होता है। और क्या है, किसी भी समाज में बहुसंख्यक और आतंक का खतरा बना रहता है। और बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। और सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। अच्छा, जो इस सत्ता की साझेदारी है ये इस पे भी है कि मान लो कि यहाँ पर भाई हम कह सकते हैं कि ना पब्लिक पावर एक समूह में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक समूह में पब्लिक पावर कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसका समूह ज्यादा है, जिसमें ज्यादा बंदे हैं, उन वो अपनी बात भाई आसानी से मनवा सकेंगे, ठीक है। और जो ये कम वाले बंदे हैं वो आसानी से नहीं मनवा पाएंगे। तो ये इस चीज के लिए भी भाई जरूरी है कि जो सेंट्रल में जो बंदा है वो दोनों तरफ को सेम रखे। इस मतलब सेम सेम जो जो भी मतलब पावर है वो दोनों बंदों को वो सेम सेम दे। तो इसके लिए भी क्या है, सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इन दोनों, वरना क्या क्या हो कि ये दोनों आपस में भाई लड़ते रहेंगे। अब जैसे इंडिया है उसमें भी बहुत बहुत कुछ ऐसा होता है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे। अब देखते हैं, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनती है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं, एक साझेदारी भरा हुआ कारण और दूसरा होता है नैतिक कारण। साझेदारी भरा हुआ, तो सबसे पहले बात देखते हैं, सत्ता की साझेदारी भरा हुआ कारण समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना है, ठीक है। और जो सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा अक्षुण्ण रखना। मतलब कि लोकतंत्र जो है वो लोगों के द्वारा है, तो उनकी भाई बातों को भी मानना होता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज है, और ताकि मतलब किसी भी पीपल को कुछ हो ना, ये भी है। अब उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर हम जो मेन चीजें देखने वाले हैं, हम दो बंदों की कहानी मतलब दो देशों की कहानी पढ़ने वाले हैं। एक बेल्जियम की और एक क्या नाम है भाई हमारा श्रीलंका। जो कि पता ही है आपको, वहां पर बहुत ही ज्यादा फूड क्राइसिस हुआ है, मतलब पता ही है। तो सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं भाई बेल्जियम की कहानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक बेल्जियम का मैप, ठीक है। तो बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट, अब देखो सबसे पहली बात, हमें बेल्जियम को समझने के लिए वहां पर ना कुछ जातियां हैं, कुछ कास्ट हैं भाई, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है, जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। जो हमारी हरियाणा है ना उससे भी आधी है, परंतु इसके समाज की बनावट जो है बहुत ही जटिल है, मतलब बहुत ही अजीब है। कि इसमें रहने वाले 59% मतलब कि 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो बाकी 1% जो लोग बच गए वो क्या बोलते हैं भाई, जर्मन बोलते हैं, जर्मन वाली भाषा बोलते हैं। और राजधानी, और इसके के अंदर जो बेल्जियम की जो राजधानी है, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, में 80% जो आबादी है वो फ्रेंच भाषा वाले बंदों की है, ठीक है। मतलब बेल्जियम है तो वहां पर उसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, और वहां पर जो बंदे रहते हैं उस मतलब सिटी के अंदर, वहां पर 80% जो आबादी है वो फ्रेंच भाषा की है, जबकि 20% जो है वो डच भाषा की। वैसे कि पूरे देश के अंदर जो है वो डच भाषा ज्यादा है,
और फ्रेंच भाषा कम है। पर अगर हम सिर्फ एक मतलब इस सेंटर की बात करें जहाँ पर मतलब जो कैपिटल रीजन है, जैसे कि मान लो हमारी इंडिया है, तो इंडिया के अंदर भाई हमारा दिल्ली है, क्या है उसका राजधानी है। पर यहाँ पर क्या है, हर भाषा के लोग भाई मिलते हैं। पर वैसे ही अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है कि मतलब जो पूरा देश है उसके अंदर भाई जो 59% लोग हैं वो तो डच भाषा बोलते हैं, पर जो 40% लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई, फ्रेंच। ठीक है, और जो 1% जो बचे वो जर्मन बोलते हैं। पर एक मतलब पर्टिकुलर जो एक राजधानी है ना ब्रुसेल्स, वहां पर सिर्फ 80% जो है वो फ्रेंच भाषा है, और जो कि 20% क्या है जो डच भाषा बोलते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि ना बहुसंख्यक कौन हो गए, सिर्फ एक एक राजधानी के अंदर कौन होंगे भाई, जो फ्रेंच बोलते हैं, और जो 20% हो गए वो जो डच है वो क्या हो गए, वो अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर ताकतवर हो रहे हैं। तो मतलब जो यहाँ पर जो मतलब अगर हम राजधानी में देखें तो राजधानी के अंदर भाई वहां पर भाई फ्रेंच भाषा ज्यादा है, पर वो क्या है, अल्पसंख्यक है। उनकी जो मैन पावर है बहुत बहुत ज्यादा पूरे देश के अंदर कम है, पर फिर भी वो क्या है, वो सबसे ज्यादा समृद्ध है, और मतलब तुलना करने पर और बहुत ही ज्यादा क्या है, ताकतवर है। ठीक है, तो बेल्जियम की साझेदारी देखते हैं। तो ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बनती है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर एक फ्रेंच वाला बंदा है और यहाँ पर एक डच वाला बंदा है, तो इन दोनों में भाई भसड़ तो हो गई, लड़ाई तो हो गई, आपको पता ही होगा। तो बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। तो जो जो डच भाषा वाले बंदे थे उनको इनसे क्या थी भाई, बहुत ही ज्यादा नाराजगी थी। अब क्यों थी वो भी देखते हैं। तो इसके चलते 1950 से लेके 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा, और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे, क्योंकि सिर्फ एक राजधानी में क्या था कि वहां पर फ्रेंच वाले बंदे ज्यादा रहते थे। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक निवन प्रकार की शासन पद्धति अपना कर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को भाई दूर कर दिया, कि भाई हम दोनों में कोई मतभेद नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, उसने 4 बदलाव किए, कि सिर्फ इसलिए किए ताकि देश को बेगानेपन का एहसास ना हो। मतलब कि एक वर्ग मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब समृद्ध है, बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा है, और एक को मतलब अलग कर दिया, बेगानापन ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। तो सारा विश्व बेल्जियम की इस साझेदारी की दाद देता है। तो सबसे पहली बात, बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, तो उसने क्या क्या कदम उठाया वो देखते हैं। वो पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों का सम्मान संख्या है। मतलब कि जो बेल्जियम में ना, जो कि एक एक मान लो कि हमारे जैसे पार्लियामेंट होता है, तो वहां पर मतलब मान लो 240 मंत्री है, तो वहां पर मतलब आधे आधे जो मंत्री है उनकी सीट भाई रिजर्व कर दी गई, कि इतने पे क्या क्या होंगे कि जो डच भाषा वाले बंदे मतलब लड़ सकते हैं। मतलब 240 का आधा मतलब 200 120 मतलब फ्रेंच वाले मंत्री होंगे फिक्स, और 120 क्या होंगे, भाषा वाले होंगे, ताकि दोनों की भाई सरकार में सुनी जाए। और फिर उसके बाद जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश को 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। और जो भी देश की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां थी, देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का सम्मान प्रतिनिधित्व किया गया, और सामुदायिक सरकार का निर्माण क्या होता है कि इसका चुनाव संबंधित भाषा वाले लोग द्वारा होता है, और इस सरकार के पास सांस्कृतिक शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां होती हैं। तो एक नया मतलब सरकार का वहां पर निर्माण किया गया, जो बिल्कुल इनसे अलग है, ना ही डच ना ही फ्रेंच। अब उसके बाद क्या है,
ये तो भाई वहां की बात थी जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे भाई काम किए और अपने देश को भाई बचा लिया। पर यहाँ पर हम अगर हम देखें भाई श्रीलंका के अंदर तो अभी भी बहुत बहुत ज्यादा ताम झाम चल रहा है भाई पार्टियों के बीच में, पता ही है। आप देख आपने देखा होगा एक महीने पहले न्यूज जो आई थी। तो सबसे पहली बात, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट क्या है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इतना भी पता है आपको। इसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की भांति यह भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। तो देश की आबादी का कोई मतलब 74% भाग सिंहलियों का है। किसका है? सिंहलियों का। और कहाँ पर भाई? श्रीलंका की बात चल रही है। जबकि 18% जो लोग हैं वो तमिल रहते हैं। कौन से रहते हैं भाई? तमिल रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी अन्य छोटे छोटे जातीय समूह समूह जैसे कि ईसाइयों और मुसलमानों का, और जो भी बच गए उसमें ईसाई और अलग जात जैसे कि मुसलमान ये सब रहते हैं। अब श्रीलंका में टकराव देखते हैं कि क्या हुआ। कि देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं। देश की जो पूर्वी भाग है, मतलब अगर ये श्रीलंका है तो मतलब पूरब इस साइड है, तो इस साइड जो है वहां पर क्या है कि मतलब जो मतलब देश के पूर्वी भाग में तमिल बंदे वाले क्या है ज्यादा हैं, जबकि बाकी हिस्सों में क्या है सिंहली जाता है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो भी वे बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया। मतलब कि जो सिंहली थे भाई वो ज्यादा थे भाई, 74% बंदे थे। और और जो मतलब तमिल थे वो 18% थे। तो ये क्या क्या करने लगे, अपनी जो भी मतलब कानून बनाते थे वो इन पे थोपने लगे। ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वरना ये सब तामझाम तुम स्कूल में नहीं। देखो क्या 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 चीज है। तो थोपने का प्रयत्न किया जिससे वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया भाई? श्रीलंका के अंदर ही युद्ध शुरू हो गया इन दोनों के बीच में, और आज तक यह थमने का नाम नहीं ले रहा है, आपको देख ही रहे हैं। और गृह युद्ध किसी मुल्क के सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप है कि वह युद्ध सा लगे तो वह गृह युद्ध कहते हैं, मतलब ठीक है। और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यकवाद क्या होता है ये तो पता ही होगा। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मन चाहे ढंग से अपने शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो ये चीज बहुसंख्यकवाद है। तो 1956 में कानून द्वारा उठाए गए कदम, भाई देखो वहां पर अब कानून ने क्या किया। उन्होंने बहुत ही उल्टी सीधी काम किया। सबसे पहला उसने काम क्या किया देखते हैं कि 1956 में एक कानून पास किया कि सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु उसने सिंहलियों को मतलब ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया कि नए संविधान में यह प्रावधान किया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब जो सिंहलियों थे जो वो बौद्ध को मानते हैं, बौद्ध मठ को, तो उनको क्या है वो प्रोटेक्शन देगी और बढ़ावा भी देगी। और सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर वो भी था कि ना जो भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, सरकारी संस्था थी, वहाँ पर मतलब जॉब करने के लिए सबसे पहले भाई सिंहली थे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो सरकार ने भी यही किया और सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया बिना तमिलों से पूछे कि भाई तुम्हें भी अब इस सिंहली को भाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी क्या है एक मतलब उन्होंने राजभाषा क्या कर दिया भाई, घोषित कर दिया, जिससे कि तमिल की अवहेलना हुई। और भारत में तो इसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा तामझाम हुआ और गृह युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उसके बाद देखते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी। तो आपको पता ही है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और यहाँ के नागरिक सीधे मत अधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और लोग द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। और इस तरह के एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है, और नए
नियम को बनाती है और यह नियमों और कानूनों के संशोधन करती है। तो पता ही है भाई, लोग क्या होते हैं, किसी मंत्री को चुनते हैं और अलग 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 राज्य से, और जो मंत्री है वो मतलब क्या क्या चुनता है भाई, प्रधानमंत्री को चुनता है, पता ही है। मतलब वो तो अलग एक प्रोसेस होता है, उसके तहत होता है, ठीक है। तो ये हमारी शासन व्यवस्था है कि मतलब लोग ही चुनते हैं, और किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्तियों का स्रोत प्रजा होती है। मतलब बिना प्रजा के कुछ हो नहीं सकता, और वही एक स्रोत है। और यह लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है कि ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन कर सकते हैं, ठीक है। और एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है, और जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। ये किसमें होता है भाई, लोकतंत्र में होता है, जहाँ पर सबकी सुनी जाती है, क्योंकि वो बंदा ही चुन रहा है, तो उसको पता है भाई उस सरकार की नीति क्या है, तभी वो उसको चुन रहा है। और इसीलिए लोकतंत्र में यह जो जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिक के बीच में हो। तो सबसे पहली बात देखते हैं आप सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सत्ता के विभिन्न स्तरों में मध्य सत्ता का वितरण केंद्रीय सरकार। तो सबसे पहली बात, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। ये तीन सरकारें हैं जो आपस में लिंक्ड है। तो स्थानीय सरकार पता ही है। फिर जो स्थानीय मतलब मतलब जैसे मतलब दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे मतलब अलग अलग क्या है, जगह है, तो उसको हम स्थानीय सरकारें कहेंगे, जिसको हम MCD कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। तो फिर वो हो गया। फिर उसके बाद राज्य सरकार पूरा मतलब जो CM वाला होता है, और केंद्र सरकार मतलब जो PM वाला होता है। इतना समझ जाओ। अब सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सबसे पहली बात, जो विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता का वितरण, जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब देखते हैं भाई क्षैतिज वितरण, ठीक है। तो सबसे पहले भाई विधायक पालिका, ये क्या काम करती है भाई, कानून को बनाती है जो रोज लोकसभा और राज्य सभा में पास होता है, और उस पर क्या करता है भाई, राष्ट्रपति साइन करता है, और बिना इसके साइन के वो पूरा नहीं होता। पर एक चीज है कि भाई सबसे पहली बात, अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो गया एक बार, फिर वो राज्यसभा में गया, वहां पर मतलब मान लो वहां से पास हो गया, तो उस पर राष्ट्रपति अपने आप ऑटोमेटिक साइन कर देगा। पर अगर लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास नहीं हुआ, फिर वो वापस गया लोकसभा में, फिर से पास हो गया, और यहाँ से, ठीक है, तो वो अब सीधे मतलब राष्ट्रपति को पास करना पड़ता है, ऐसा कुछ है, ठीक है, दूसरी बार में। फिर उसके बाद क्या है, कार्यपालिका। ये क्या कार्य, क्या कानून का कृत्यान्वयन, मतलब कि ना, जो भी कानून बना पड़ा है, तो उस पर जो काम करवाना है, वो कौन करता है भाई, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद एवं नौकरशाह, ठीक है। अब न्यायपालिका होती है, अब कुछ भी भाई प्रॉब्लम है, जो न्याय करने का जो जिम्मा है वो न्यायपालिका के ऊपर। तो कानून की व्याख्या करना, और सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिले व स्तर पर न्यायालय, पता है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये वाले। फिर ऊर्ध्वत जो वितरण है देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार देश के लिए, राज्य प्रांतीय सरकार के लिए, राज्यों के लिए, और जो स्थानीय सरकार वह है, वो किसके लिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। मतलब जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश को देखता है, जो राज्य सरकार है वो राज्य को, वो अपने पूरे स्टेट को देखता है, और जो स्थानीय सरकार है वो छोटे छोटे गाँव देखता है, ब्लॉक देखता है, और जिला परिषद देखता है। फिर उसके बाद क्या है, सत्ता में ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर। तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय में सत्ता का बंटवारा होता है, कि भाई तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम्हारे पास इतनी पावर है। तो इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, जिसमें से निम्नतम अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है। जो निम्नतर अंग है वो उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, ठीक है। इतना समझ गए। फिर क्षैतिज जो वितरण है, इसके अंतर्गत सरकार
के विभिन्न अंग जैसे कि विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और इसमें प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो ये थे ऊर्ध्व स्तर और क्षेत्रीय स्तर। ठीक है, आप समझ गए। तो इतना ही था आपका चैप्टर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। ठीक है, लाइक।